हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो कुछ सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर के 9 तक के बारे में जो है उन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम सेक्शन 10 से लेकर के 30 तक के सारे पॉइंट्स को लेकर के हम आए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है हमने कंपाइल करके इकट्ठा रखा है और उसको जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि जो भारतीय संविदा अधिनियम के 1872 की जो धारा है, धारा 10, ठीक है, वो धारा 10 क्या है? वो धारा 10 जो इसेंशियल एलिमेंट्स को बताता है, जो आवश्यक तथ्य हैं किसी संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में जो है ये सेक्शन 10 बताता है। अगर बात करें संविदा को, तो संविदा को जो है सेक्शन 2H में जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो पहली चीज़ ये है कि पक्षकारों के बीच जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, करार होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, जो पक्षकार है वो सक्षम होने चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका जो है विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो है अभिव्यक्त रूप से शून्य न घोषित हो। यानी कि ये सारे जो पॉइंट हैं, 6 पॉइंट्स यहाँ पे हैं कि आपको ध्यान में देना होगा। ये सारे इसेंशियल एलिमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 11 है, 11 के अनुसार जो है क्या होता है कि कॉम्पिटेंसी बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट के कौन व्यक्ति से सक्षम है। तो इसके अनुसार जो है जो एज ऑफ मेजॉरिटी जो है प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्तव्य हो गए हैं, वो साउंड माइंड हुए, स्वस्थचित हैं, या जो है वो किसी विधि द्वारा अधीन है जिसके लिए संविदा जो यानी कि किसी लॉ के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं कर गया हो। यानी कि हर वो व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी को जो है प्राप्त कर लिया हो, साउंड माइंड हो और किसी लॉ के द्वारा जो है डिसक्वालीफाई नहीं कर दिया गया हो। ये सारे पॉइंट जो है हम सेक्शन 10 में देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत ही अच्छा केस है हमारे सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस है। ये जो प्रीवी काउंसिल, एक्चुअली में कई बार क्वेश्चन देखे हैं कि हम ये पूछ दिया है कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस जो है किसके द्वारा दिया गया, कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट के द्वारा कि प्रीवी काउंसिल के द्वारा। तो ये जो डिसीजन है प्रीवी काउंसिल के द्वारा दिया गया। और ये कहा इसमें ये बेसिकली है कि आगे के अगर कोई माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो है कॉम्पिटेंसी में आ जाएगा और उसके द्वारा जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो जो है वाइड माने जाएंगे। तो ये जो है सेक्शन बेसिकली सेक्शन 10 और 11 डील करता है, क्योंकि सेक्शन 10 में जो है एसेंशियल एलिमेंट के कैटेगरीज में कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात किया वहाँ पे भी, और ये जो है कौन व्यक्ति सक्षम है और वो भी यहाँ पे डिस्कस, यानी सेक्शन 10 और 11 दोनों जो है यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये है कि जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो मर्यादा काल है, जिसको हम इंग्लिश में जो है लिमिटेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, उस अगर मान लेते हैं अगर कोई कार्यकाल देखा जाए तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट का वो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा डील किया जाएगा। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को जो है संविदा के लिए जो लिमिटेशन एक्ट होता है वो 3 इयर्स जो है माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारतीय जो संविधान अधिनियम है उसकी जो सेक्शन 12 है वो जो है उसका मेन जो प्रयोजन है वो ये होना चाहिए कि साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो जो है साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नेचर को समझें, अन्यथा जो है ये वाइड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 12 है संविदा अधिनियम की, उसमें जो है ये स्वस्थचित्त क्या है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट ये है कि जो सेक्शन 13 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 जो सेक्शन है ये बात करता है कि जो है सम्मति यानी कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ की, यानी कि कंसेंट जो है बेसिकली एक बात पे किसी
एक बात पर और एक ही भाव पर यदि दो व्यक्ति जो है सहमत हो जाते हैं तो उसको जो है सेक्शन 13 के अंतर्गत जो है कंसेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं सेक्शन 14 की बात करते हैं तो वो बताता है फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 और 14 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो 13 है वो कंसेंट की बात करता है, लेकिन ये जो सेक्शन 14 है वो जो है फ्री कंसेंट की बात करता है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट ये हो जाएगा आपका कि अगर कोई वर्क जो है बिना विदाउट धोखा, उत्पीड़न, अनुचित दावा, समय कसर, कपट, दुरुपदेशन आदि इन सारी चीज़ों के अलावा जो यदि कोई कंसेंट दिया जाता है तो सच टाइप ऑफ कंसेंट इज नोन एज द फ्री कंसेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जो ये पॉइंट्स है हमारा, जो ये आत्महत्या है यानी कि सुसाइड है, अगर इसकी कोई धमकी दे करके जो है कोई कंसेंट प्राप्त किया गया हो तो ये जो कोवर्सन की श्रेणी में आएगा और वो जो है कोवर्सन से प्राप्त किया गया कंसेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंसेंट कोवर्सन के द्वारा हुआ होगा तो एट द बिहाफ ऑफ द पार्टी जो है वो क्या होगा, वाइडेबल करा सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो संविदा अधिनियम की जो सेक्शन 15 है, 15 जो है ये कोवर्सन की बात करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बिना सहमति के कंसेंट से की गई संविदा जो है वो सुनिकरणी होगी यानी कि वाइडेबल होगी अंडर सेक्शन 19। ठीक है, ये जो है शून्य नहीं होगी। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाइडेबल किस सेक्शन में बताया गया, तो इस सेक्शन 19 के अनुसार बताया गया यदि कोई संविदा जो अधिनियम के सेक्शन 10 है यदि उसके एसेंशियल एलिमेंट्स का पालन नहीं हो रहा है पक्षकारों के द्वारा तो सच टाइप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट आइदर इट इज़ वाइड और वाइडेबल। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर जो है विदाउट कंसेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो पक्षकार जो हैं यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनके बिहाफ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल मानी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम की जो सेक्शन 16 है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, असम्यक असर की बात करता है, परिभाषित करता है। तो ये चूँकि असम्यक असर को जो है अनुचित प्रभाव के या अनुचित असर या प्रभाव के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये वाइडेबल हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल एक सेक्शन दिया गया 19A में, यदि कोई किसी व्यक्ति पर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है असम्यक असर या अनुचित प्रभाव के वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो सेक्शन 19A वहाँ पे अप्लाई होगा। और ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट उसके एग्जांपल्स दिए गए। यदि मान लीजिए डॉक्टर या मरीज के बीच कोई चीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, या वकील या मुवक्किल के बीच, या मालिक या नौकर के बीच, ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल हम लेकर बता रहे हैं। ये दोनों जो यहाँ पे ये होता है कि ये जो है ये एक दूसरे से अधिशासित करने की स्थिति में होते हैं, कहीं ना कहीं एक दबाव होता है। तो यहाँ पे असम्यक अगर इनमें जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो असम्यक असर की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं सेक्शन 17 की बात करता है वो फ्रॉड यानी कि डिफीट की, धोखा की बात करता है। फ्रॉड से संबंधित केसेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, डेरी वर्सेस पीक है, वार्ड वर्सेस हॉब्स है, और कमलकांत वर्सेस प्रकाश देवी है। सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 जो है मिस रिप्रेजेंटेशन यानी दुरुपदेशन की बात करता है, परिभाषित करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी कोई छिपाव, यानी कि कोई चीज़ अगर हम उसको जो चीज़ हमको रिप्रेजेंट करने की हमारी ड्यूटी अगर हम उसको मिस करते हैं, छिपाते हैं, तो वो चीज़ सेक्शन 18 जो है यहाँ पर डील करता है। सेक्शन 19 जो है अगर ये बताता है कि स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की सुन्नरीकरण करता है, यानी कि वाइडेबल की बात करता है। लेकिन इससे स्पेशल प्रोविजन जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए 19A है। अगर कोई उत्प्रेरित करता है संविदा करने की शक्ति असम्यक असर के, तो वहाँ पे जो है पक्षकार के विकल्प पे जो है वो सुन्नीकरणी माना जाएगा। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो स्वतंत्र सम्मति है अगर उसके बिना जो है कोई करार किया गया है तो वो शून्य या तो शून्यकरणी होगा। उसके बाद जो है सेक्शन 20 जो है बात करता है स्पेशल जो है भूल से संबंधित, यदि मान लेते दोनों पक्षकारों के कारण कोई संविदा में भूली, ये चीज़ जरूर आपको दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे दो और एक पक्षकार की बात दोनों जरूर करेगा, यानी अगर दो पक्षकारों के द्वारा जो है भूल की गई है और स्वतंत्र सम्मति से परिभाषित, तो वो स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाएगा और इसके वजह से जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शून्य माना जाएगा। यहाँ पे हमने इस तरह से बना करके दिखा दिया। सेक्शन 20 जो है एक और चीज़ डील करता है कि अगर तथ्य से संबंधित भूल है तो वो वाइड होगा, लेकिन विधि से संबंधित अगर भूल है तो वो वाइड नहीं होगा। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें तो सेक्शन 20 की बात 22 की संविदा के, अब यहाँ पे देखिए संविदा के किसी एक पक्षकार के द्वारा यदि कोई भूल होता है, यहाँ पे दोनों पक्षकार के द्वारा, यदि दोनों पक्षकार के द्वारा भूल होगा तो शून्य माना जाएगा। लेकिन जो है यदि एक पक्षकार के द्वारा जो है यहाँ पे अगर उसमें भूल होती है तो शून्य या शून्यकरणी दोनों माना जाएगा। ठीक है, वो चाहे तो शून्य भी हो जाएगा या तो शून्यकरणी। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर विदेशी विधि की भूल होती है तो उस समय जो है उस कारण जो है संविदा क्या हो जाएगी, शून्य मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 जो है डील करता है कौन सा प्रतिफल जो उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसी को पारी डिलेक्टो यानी कि समदोषपूर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ पारी डिलेक्टो। समदोषपूर्ण का सिद्धांत क्या है, समदोष का सिद्धांत क्या है, इसको हम देखते हैं। जहां दोनों पक्ष का दोष बराबर, यानी कि दो पार्टीज है जिनके जो भी दोष हैं, जो भी रंगफुल एक्ट हैं, वो दोनों के जो है इक्वल हैं, तो वहाँ पे जो विधि कहती है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट केस है लिली वाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी। उसके बाद जो है एक है शासन पावर लिमिटेड वर्सेस उत्तरी अमेरिका कोल कार्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो अनुबंध के तहत जो केवल अधिकारों का अगर हम बात करें, जो अधिकार हैं, ठीक है, एक अनुबंध के केवल अधिकारों का समानुदेशन हो सकता है, अनुबंध का बोझ का नहीं। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेक्शन 23 जो है ये लोक नीति यानी कि लोक नीति पब्लिक पॉलिसी को जो है नियंत्रित करता है। ये कह रहे हैं अनियंत्रित शैतान का घोड़ा, यानी कि पब्लिक पॉलिसी एक अनियंत्रित शैतान का घोड़ा, इसको जो रिचर्डसन वर्सेस मेलिस के बाद में कहा गया था। सेक्शन 24 में जो है यदि प्रतिफल उद्देश्य भागता यानी कि पार्शियली जो है वो क्या है विधि विरुद्ध है, तो वो करार जो है शून्य, होली हो या पार्शियली दोनों जो है विधि अगर वो विधि विरुद्ध है तो वो शून्य मानी जाएगी। वहीं सेक्शन 25 की बात करते हैं तो ये कहते हैं प्रतिफल के बिना करार शून्य होते हैं। अब रही बात इसको प्रतिफल को, तो ये जो है सेक्शन 2D में जो है इसको बताया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें करार को तो सेक्शन 2E में जो है एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया गया है। ये सारे पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये इसके कुछ एक्सेप्शन है। यदि मान लीजिए कि लव एंड अफेक्शंस में कोई विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वहाँ पे जो वो वैलिड माना जाएगा। वहीं जो है अगर दूसरा पॉइंट हम देखें स्वेच्छा से किए गए किसी कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन भी वहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया। तीसरा, अगर लिमिटेशन एक्ट में कोई किसी चीज़ को टाइम डेप्ट है उसको जो बाढ़ किया गया संदाय करने का वचन दिया गया है, परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय करने का वचन हो तो वहाँ भी ऐसे वचन को जो है छूट माना वहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारा ये कि नेडम पैक्टम क्या होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ है विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वाइड। नेडम पैक्टम इसी स्पेशली होता है विदाउट कंसिडरेशन, और हमको पता है विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वाइड क्या होता है। उसके बाद जो है भूतकालीन प्रतिफल जो है एक अच्छा प्रतिफल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रतिफल जो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल तीनों हो सकते हैं, और ये जो भूतकाल जो प्रतिफल है वो सेक्शन 25 के 2 में बताया गया है। इसके अधिनियम के अधीन जो है जो टाइम बाद डेप्ट देने का वचन जो है प्रवर्तनीय होता है। ये भी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेक्शन 26 देखते हैं। सेक्शन 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं। हार्मन वर्सेस चार्ल्स विथ का एक केस था, इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति से धन लेकर किसी व्यक्ति का विवाह कोई करार किया जाता है तो वो लोकनीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है, और इस वजह से सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। उसके बाद जो है सेक्शन 27 की बात करें तो व्यापार अवरोधक करार शून्य माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग माधवन चंद वर्सेस राजकुमार का केस है, इसमें जो है कहा गया कि अवरोध का सामान्य आंशिक होना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि थोड़ा सा भी अगर बात करें अवरोध होगा कोई भी जो है मार्केटिंग करने से संबंधित या व्यापार करने से संबंधित, तो वहाँ पे जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य माने जाएंगे। 28 की बात करते हैं, ये जो है विधिक कार्यवाही के अवरोधक करार शून्य होते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। 29 जो है बात करता है करार यदि अनिश्चित हो, एग्रीमेंट में अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी हो, वहाँ पे भी वो करार शून्य मानेंगे। अनिश्चितता का अर्थ है जिसका अर्थ निश्चित न हो। सेक्शन 30 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पद्म या बाजी की संविदा।
अगर ये संविदा होती तो यहाँ पे करार शून्य माना जाएगा। इसके एक्सेप्शन के तौर पर जो घुड़सवारी घुड़दौड़ के लिए जो पारितोषिका दी जाती है कुछ इनाम के तौर पर, वहाँ पे जो है इसको एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है। उसके बाद बाजी युक्त करार किसी अनिश्चित घटना पर आधारित होना चाहिए। बाजी को सट्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे लीगल मैगजीम है एक्स डोलो मेलो नॉन ओरिचर एक्सियो, जिसका अर्थ होता है अवैध संविदा से संबंधित। सुभाष कुमार भनवानी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो वाद है वो बाजी की संविदा से संबंधित है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको, ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में होगा। यदि ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।